टीएमसी से आप सांसद हैं, इससे पहले कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी से भी सांसद रहे। तब तक मैं बड़ी आंधी चली हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उस समय जब मैं उससे जुड़ा तो मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने निकाल दिया ये कहते हुए कि ये देश के गद्दार हैं ये बीजेपी। क्या कीर्ति आज़ाद ये सोचते थे कि नहीं असली राष्ट्रवादी तो यही है? दिमाग में तो वही था, लेकिन जब इनके बारे में इतिहास पढ़ा, जाना, समझा, तब समझ में आया कि इनसे बड़ा तो कोई गद्दार देश विरोधी तो कोई था नहीं। समझने में 16 साल लग गए। अवश्य। फिर एक जो परसेप्शन है ममता जी को लेकर वो ये कि भाई नरेंद्र मोदी से टक्कर अगर कोई ले सकता है तो ममता बनर्जी ले सकती है। और मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जैसे भी तो ममता बनर्जी से टक्कर नहीं ले सकते। टक्कर तो ले ही रहे हैं ना सर चुनावों में। नहीं क्या तो टक्कर लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ले नहीं सकते। नरेंद्र मोदी में दिखावा ज़्यादा है। यहाँ संकट के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है और वह प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रचार मंत्री के रूप में कभी केरला में, कभी तमिलनाडु में, कभी बंगाल में प्रचार किए जा रहे हैं। सत्ता के लिए घूम रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं या सत्ता के लिए? पछतावा होता है अपने किसी फैसले का राजनीतिक? पछतावा इस चीज़ का है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने बोली जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। जैसे लोग क्यों स्वीकार कर लेते हैं? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की तरह काम करते हैं, जहाँ कुछ काम नहीं करता वहाँ धर्म काम करता है। इसके लिए आपके जैसे लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? सावन के अंधे को तो सब कुछ हरा दिखता है। 58 साल राज रहा गैर भाजपा सरकारों का, तब भी हिंदू खतरे में नहीं रहा, लेकिन जब से ये हिंदू सरकार आई है हिंदू खतरे में आ गया। अब आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जो बरगलाए जा चुके लोग हैं उनको वापस लिया जाए, या फिर आप ये मानते हैं कि बस वो लोग तो गए, वो लोग वापस नहीं आ सकते? बिहार के बारे में कहा जाता है बहुत ज़बरदस्त मेधा वाला राज्य रहा है। 10,000 रुपये में वोट क्यों दे दिया? ये पहुंचा क्योंकि आपने उसको गरीबी से नीचे रखा। आपने बिहार क्यों छोड़ा? राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि आई कैन सी तूफान आने वाला है। ये कोई भी चीज़ जो ऊर्जा से जुड़ी हुई है सभी में दिक्कत आने वाली है। ये वैचारिक तौर पे भारत ने अब अपना पक्ष चुन लिया है या केवल मोदी के ऊपर जो दबाव है उसके कारण ये फैसला लिया गया है? मुझे लगता है बेदी पर दबाव उसके कारण से अलग हट करके एप्स्टीन फाइल का है। आपके साथ सबसे बड़ा दगा किसने किया हुआ है? नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स के पावर प्ले सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं वो शख्स जो मुझे लगता है पिछले 2-3 दिनों में आपके मोबाइल स्क्रीन पर ज़रूर आ चुके होंगे। आपने देख लिया होगा उनके भाषण को, अगर आपने पसंद किया होगा तो शेयर कर लिया होगा, और अगर आप विरोधी होंगे तो आपने ट्रोल करते हुए कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया होगा। क्योंकि अच्छा बुरा ये तो आप लोग अपनी तरफ से निर्णय लेंगे अपनी पसंद के हिसाब से, लेकिन इम्पैक्टफुल और असरदार भाषण, गटर से गैस निकालने की जो तकनीक है उस पर गलियों में सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही थी। लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में उसकी चर्चा कीर्ति झा आज़ाद जी ने की। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हम आपका। बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो समय थोड़ा सा कम है जैसा कि आपने बताया, तो सीधा बातचीत पर आते हैं। टीएमसी से आप सांसद हैं, इससे पहले कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी से भी सांसद रहे, आपके पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे, बड़े नेता थे। तो कांग्रेस से पिता, उसके बाद बेटा बीजेपी में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, कांग्रेस में आते हैं, फिर टीएमसी में आते हैं। तो एक बार आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी रही है सर उसके बारे में बताएं, ये बदलाव क्यों? नहीं, पॉलिटिक्स में तो खैर मैं जब आया और बीजेपी जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे पिताजी ने ये कहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं राजनीति में नहीं आने दूंगा, और कांग्रेस में हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वंशवाद चले, मेरे बाद तुम लोग राजनीति में आओगे भी तो चलेगा। तब तक मैं बड़ी आंधी चली हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उस समय जब मैं उससे जुड़ा तो मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि वह खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए पाँव में गोली खाई थी, 6-6 बार जेल गए थे, 150 कोड़े खाए थे। तो उन्होंने निकाल दिया ये कहते हुए कि ये देश के गद्दार हैं ये बीजेपी, ये आरएसएस वाले। इन लोगों ने कभी भी 1925 से लेकर 47 तक और उसके बाद इन लोगों ने ना तो राष्ट्रगान का, न ही इन्होंने झंडे का, यहाँ तक कि राष्ट्रगीत तक का भी इन्होंने सम्मान कभी नहीं किया। और ऐसे गद्दारों के साथ तुम जा रहे हो जिनके कारण से मुखबरी जिन्होंने की और मुझे जेल जाना पड़ा अपनी भारत माँ के लिए आज़ादी की लड़ाई में लड़ते हुए, इसलिए तुम गेट आउट फ्रॉम द हाउस। तो पिताजी ने आपको ये कहा, लेकिन क्या कीर्ति झा आज़ाद ये सोचते थे कि नहीं असली राष्ट्रवादी तो यही है? दिमाग में तो वही था, लेकिन जब इनके बारे में इतिहास पढ़ा, जाना, समझा, तब समझ में आया कि इनसे बड़ा तो कोई गद्दार देश विरोधी तो कोई था नहीं। समझने में 16 साल लग गए सर? अवश्य। सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता। चलिए फिर आप कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस में आए थोड़े क्षण के लिए, सोचा पिताजी ने इतना काम वहाँ किया है मैं भी करूँगा, क्योंकि वह लोकसभा, पहली लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने खास करके उनको उठाया था। 26 से 27 साल उनकी उम्र थी जब वो पहली बार सांसद बने।
तो मैंने कहा कि शायद मैं आकर के यहाँ पर कुछ काम करूँगा, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ कुछ था नहीं, बचा नहीं। कारण कारण ये है कि बात किसी से करो या कुछ करने का प्रयास करो तो सारे असहाय थे, निष्क्रिय थे, समझ नहीं आता था। सोनिया जी के लिए आज भी मन में बहुत सम्मान है और वो सदैव रहेगा। राहुल गांधी राहुल गांधी अच्छे हैं, आजकल तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर रहे हैं, बट जब तक मैं कांग्रेस में गया नहीं था तब तक रोज़ भेंट होती थी। जब मैं चला गया मुझसे प्रॉमिस किया गया कि दरभंगा देंगे, दरभंगा नहीं देके धनबाद भेज दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि वो मैं राजनीतिक जीवन उनके बहुत बड़ी भूल थी। वो एक कांग्रेस में आना, कांग्रेस में आना, जब मैंने सोचा कि जहाँ पिताजी ने इतने वर्षों तक, दशकों तक सेवा की देश के साथ, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े, और वहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या परिस्थिति है। क्या बताते थे, इंदिरा गांधी को बात करो बोलो तो वो 24 घंटे के अंदर टाइम देती थी, लोगों से मिलती थी, 1:30 2-2 बजे तक लोगों से मिलती थी, सुबह फिर 5-6 बजे तैयार हो जाती थी। वह चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। और उस समय क्योंकि ममता दीदी से एक बड़ी बहन और छोटे भाई का रिश्ता था, और 99 में जब मैं आया, उसके पहले जब वो मंत्री युवा और खेल उसकी थी, तो तब से मुझे छोटा भाई मानती थी। और तब मुझे जब 99 में मिली, मैं तो 2-3 बार उनसे मिला था, तो उन्होंने ऐसे डांटा जैसे बड़ी बहन डांटती है किसी को कि तुम कहाँ था इतने दिन तक, हमसे मिला क्यों नहीं, क्या हुआ, ये हुआ। मेरी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी को बहुत प्रेम करती थी वो, तो वो और मेरी सास उनके साथ देर देर तक बैठे रहते थे, वो लोग बात करते थे। तो आप जैसे बता रहे थे ना कि कांग्रेस में भी जब तक आप शामिल नहीं हुए थे तब तक लगातार मिलते थे राहुल गांधी से, डेली मतलब मुलाकात हो जाती थी। हाँ, बातचीत चल तो रही क्या थी। ममता जी के साथ टीएमसी में जाने के बाद भी मुलाकात, स्नेहिल रिश्ता बरकरार है? बिल्कुल बिल्कुल स्नेहिल रिश्ता है। वो मुख्यमंत्री हैं, आप कभी चले जाएंगे, आपसे अपॉइंटमेंट होगा, आप वहाँ बैठे होंगे तो खुद ही अपने हाथ से चाय पिलाती हैं, अपने हाथ से ही खिलाती हैं। उनके अंदर वह एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, मन में कोई अहंकार नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। और जब कभी बात आती है बंगाल के बारे में या वहाँ के लोगों के बारे में गड़बड़ी हो, तो बाघिन है, शेर है। शेर है। इसी पे ना एक आरोप भी लगता है, आरोप कहें या फिर एक जो परसेप्शन है ममता जी को लेकर, वो ये कि भाई नरेंद्र मोदी से टक्कर अगर कोई ले सकता है तो ममता बनर्जी ले सकती हैं। कई लोग कहते हैं कि जो क्रियाकलाप हैं उसमें वो छोटा मोदी जैसा, मतलब छोटा मोदी कहना गलत होगा, कुछ ऐसा समझे कि जैसा डिक्टेटोरियल अप्रोच नरेंद्र मोदी का है, उसी तरीके का एग्रेसिव डिक्टेटोरियल अप्रोच मैं ममता जी का है। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जैसे भी उनके सलीके के लोग भी ममता बंदोपाध्याय से, ममता बनर्जी से टक्कर नहीं ले सकते। कारण क्या क्योंकि लगता है? नरेंद्र मोदी टक्कर तो ले ही रहे हैं ना सर चुनावों में तो। नहीं, क्या तो टक्कर लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ले नहीं सकते। उनका कद बहुत नीचे है ममता बनर्जी के सामने। वह जिस प्रकार की लेडी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने देखा, संघर्ष से नीचे से ऊपर तक आई हैं। हम प्रधानमंत्री जी का सुनते रहते हैं कि मैंने 35 साल की उम्र तक भिक्षा खाई, फिर उन्होंने कहा मैं 40 साल की उम्र तक भिक्षा खाया, फिर कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, फिर एक जगह उन्होंने कहा कि मैं सीएम बनने से पहले 35 बार यूएस घूम लिया। तो क्या भिक्षा ले लेके वो जाते रहे थे क्या? गुफाओं में बैठते हैं, 30 कैमरे अलग अलग उनके लगे हुए होते हैं। अरे कोई अगर कहीं एकांत में कहीं पर अगर आप ध्यान लगाने गए हो तो कैमरा लेके जाते हो? हाँ, अभी भी गए थे पीछे तमिलनाडु में मंदिर में, तो क्या ज़बरदस्त उनके लिए पूरी सेटअप थी। ऐसा सेटअप था कि गवर्नर भी साइड में खड़ा हुआ था, वो सामने अकेले कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी में दिखावा ज़्यादा है। सुप्रीम लीडर है। कहाँ के सुप्रीम, कैसे सुप्रीम लीडर हैं? एक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की तरह काम करती है, जहाँ कुछ काम नहीं करता वहाँ धर्म काम करता है। इसके अलावा किया क्या है मुझे आज तक बता दीजिए। इतने जुमले उन्होंने मारे, अभी भी मारते रहते हैं। कहा देश में कोई संकट नहीं है, देखिए कितने गैस की लाइनें लगी हुई हैं, खड़े हुए हैं, लोग मर गए हैं, बुरा हाल है, त्राहिमाम मचा हुआ है, 60 रुपये सिलेंडर प्रति सिलेंडर दाम बढ़े हुए हैं। आज परिस्थिति क्या है? यहाँ संकट के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, और वह प्रधानमंत्री नहीं, एक प्रचार मंत्री के रूप में कभी केरला में, कभी तमिलनाडु में, कभी बंगाल में प्रचार किए जा रहे हैं। लेकिन मामला तो ये है ना सर, आप जो सोचते हैं उनका क्रियान्वयन आप तभी करवा पाएंगे जब सत्ता रहेगी। सत्ता के लिए घूम रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं। क्या तो देश भी तो चलाना है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं या सत्ता के लिए हैं? अच्छा काम करेंगे तो सत्ता में रहेंगे, ऐसे मेहनत तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। 8,500 करोड़ के हवाई जहाज़ में आप घूमते हैं, झोला लेके जाने वाले आदमी हैं, 4 बार कपड़े आप बदलते हैं और कहते हैं कि मैं बड़ा गरीब हूँ और झोला लेके चला जाऊँगा। ऐसे बच्चे को शर्म, नालायक बच्चे को शर्म नहीं आती, जिसकी माँ खुद बोलते हैं कि दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, 5-5 6-6 घर में बच्चे हों। आप क्या थे? अपनी माँ को ऐसे ही काम कराते, आप जाके मांज लेते, लेकिन माँ को क्यों करने दिया आपने? चाय बोलते थे मैं बेचता हूँ, वाडनगर स्टेशन ही नहीं था। कहते हैं जब मैं बच्चा था तो कलकत्ता में मेट्रो देखने जाता था, मेट्रो 84 में बनी, 84 में, और उनकी पैदावार 50 की है, तो 34 साल के बच्चे थे, मानसिक बड़ा
बड़े नहीं थे क्या? देखिए, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, प्रधानमंत्री सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति उन्होंने देश की बनाई है, जग हसाई हो रही है। सिर्फ ट्रंप एक ट्वीट कर देता है और ये यहाँ हाँ जी नमस्ते नमस्ते करना शुरू कर देते हैं। मैं इस पे आने ही वाला था, बल्कि जो बिल्कुल हालिया वाक़या हुआ है सदन में, आपका भाषण, उस पे भी बात करेंगे, और विदेश नीति के जो फ्लॉड की बात चल रही है, फ्लॉज की, उस पे भी बातचीत करेंगे। आपने लंबे समय तक से आप राजनीति में हैं सर, बहुत सारे प्रधानमंत्री को आपने देखा, बहुत सारे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी है आपने, मनमोहन जी की सरकार देखी है, और अब नरेंद्र मोदी की फुल मेजॉरिटी वाली सरकार भी देखी, गठबंधन सरकार भी देखी। तीनों की कार्यशैली में खास डिफरेंस आपको क्या दिखता है? खास ये दिखता है कि ये बोलते ज़्यादा हैं। पार्लियामेंट में आज तक उन्होंने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, आज तक 12 सालों के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक स्टेट्समैन की तरह थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे, सभी को साथ लेके चलते थे। मनमोहन सिंह जी तभी बोलते थे जब बोलने की आवश्यकता पड़ती थी। उस समय मैं विरोध में बीजेपी के साथ बैठा करता था। मैंने कई डिबेट्स को मैंने ओपन किया, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो 2G का मामला हो, वो सारे मैंने ही शुरू किए थे। कभी पछतावा होता है अपने किसी फैसले के कारण राजनीतिक? देखिए, जो कुछ हो गया उस पर अगर पछतावा कर ले तो फिर जीवन क्या है? नहीं, लेकिन पछतावा नहीं होगा जो तो चला आपके गया, एक्शंस बदलेंगे भी नहीं ना। जो चला गया उसे भूल जा। आदमी अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करता है ना। अगर 2-4 गलत शॉट मार रहा हो, पैर आपका पूरा बराबर से नहीं जा रहा हो जहाँ गेंद पर है, और आपको कोई कोच बताता है कि देखो तुम वो गलती कर रहे हो, तो आप उसको सुधारते हैं। ये तो नहीं कह सकते हाँ कि मैं वापस अपना पैर सीधा से ठीक कर लूँगा। तो इम्प्रोवाइजेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। पछतावा इस चीज़ का नहीं है कि मैं कहाँ था, पछतावा इस चीज़ का है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने बोली जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। जैसे तो अब याद नहीं आती। बहुत मैं अगर कहूँ कि लिस्ट करते हुए एक दो चीज़ होती है ना कि यार ये तो बहुत गलत बोला था मैंने, ये नहीं करना चाहिए था मुझे जय सिया राम बोलना चाहिए था, जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माँ का स्थान पहले है। सारी ताकतें माँ के पास हैं। श्यामा तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी। जब कभी भी नाम होता है तो लक्ष्मी नारायण से नाम होता है, राधा कृष्ण से नाम होता है, पार्वती शंकर से नाम होता है, उसी प्रकार से सिया राम होता है। तो मैथिल श्री राम होने नहीं होता केवल। मैथिल होने के बावजूद आप सिया राम से श्री राम पर कैसे चले गए थे? यही तो गलती थी, सबसे बड़ी गलती जीवन की यही थी। मैं राम के ससुराल वाला हूँ, सीता माँ के जन्मस्थान वाला हूँ। मेरे लिए बड़े आराध्य हैं श्री राम, लेकिन माँ सीता का नाम शुरू में ना हो, ये तो सबसे बड़ी गलती मैंने की थी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब तो नारा जय श्री राम का ही गूंजता है। हाँ, क्या कहा जाए, माँ से बड़ा प्रकृति को भी माँ बोलते हैं। अगर प्रकृति ना हो तो इंसान ना हो। अगर इस सूर्य चंद्रमा जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ना हो तो कुछ नहीं है। ये प्रकृति है, ये माँ है। माँ को प्रणाम करना चाहिए। माँ के पेट से ही हम सब जन्म लेते हैं, और माँ का ही अगर आप सम्मान नहीं करो तो फिर इंसान कहाँ रहेगा, जानवर और तुम में फ़र्क क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपका अनुभव बहुत बड़ा है, नरेंद्र मोदी बहुत सीनियर आदमी हैं उम्र के लिहाज से तो कम से कम। जब भी मैं कुछ करता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि मेरे आसपास के लोग, मेरा बड़ा भाई, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या राय बनाएंगे, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा या नहीं उतरूँगा, मैंने अपने लिए जो नियम बना रखे हैं उन पे मैं ठीक रहूँगा या नहीं रहूँगा। ये मैं इस तरीके से सोचता हूँ तब कुछ करता हूँ। लेकिन जब कोई नॉन साइंटिफिक बात करता है, मगरमच्छ लेके आने वाली, या आपने जिन बातों का जिक्र किया नरेंद्र मोदी का, आप ऐसा तभी करते हैं जब आप सबको मूर्ख समझते हैं कि कोई एनालाइज करने वाला, समीक्षा करने वाला नहीं बैठा। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अंधभक्त है ना बैठे ट्रोल करने के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको खुद दिमाग नहीं है। जिस व्यक्ति को खुद दिमाग नहीं होगा, जिसको सामान्य ज्ञान नहीं होगा, सामान्य जनरल नॉलेज होती है, बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी जनरल नॉलेज होती हैं। जनरल नॉलेज में आपने मगरमच्छ को उठा के ले लिया, संभवतः हो सकता है उसके बच्चे को इंसान उठा भी सकता हो। एक बार मान लो मैंने उस बात को मान लिया, लेकिन आप कभी ये बात मान सकते हैं कि रडार हो, बादल हैं, बारिश हो रही है, और मुझे लग रहा था, मैंने कहा कि पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, ये नहीं करना चाहते थे अटैक बालाकोट पर, तो मैंने कहा कि नहीं, रडार है, बादल है, इसलिए रडार काम करेगा नहीं, इसलिए हमको मार देना चाहिए। कभी ऐसा होता है क्या? अगर रडार बादलों के कारण से काम ना करे तो ये तो सारे हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं, डोमेस्टिक ही हो, लड़ाकू तो छोड़िए, उड़ ही नहीं पाएंगे। जब आप कहें कि गटर से गैस निकाल देंगे, जब आप ये कहें, बड़े बड़े विंड मिल होते हैं, देखा होगा, बड़े बड़े पंखे होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। उसमें उन्होंने कहा था कि इसके अंदर से क्या हम ऑक्सीजन और पानी को सेपरेट कर सकते हैं। अब ऐसी ऐसी बातें करना। अभी रेल मंत्रालय के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ, उसके अंदर रेल मंत्री ने कहा, और बड़े प्यार से बता रहे थे, और एक रेलवे का फंक्शन ही था, उसमें प्रधानमंत्री बैठे थे, कि जब रेल चलती है तो ऊपर से जो बिजली की लाइन होती है, केबल होती है, उससे इंजन को बिजली मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और जब वो रुक जाती है तो इंजन से वापस ऊर्जा लाइन में चली जाती है।
अब ये मुझे बताइए तो आप नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं कि इन बयानों को दिया जाता मैं है। दूसरी बात जी जी जी, मैं लोग क्यों स्वीकार कर लेते हैं? लोग इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि यह इन्होंने 1 लाख स्कूल बंद करवा दिए। जो लोग 7वीं 8वीं तक पढ़े हुए हैं वही अंधभक्त है ना, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनका इतना बढ़िया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक चीज़ लिख देते हैं और वह लाखों करोड़ों लोगों के पास जाती है। और आजकल तो नया यूनिवर्सिटी आ गया है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। वो चीन का कुत्ता ले आते हैं और अपना दिखा देते हैं और सरकार कुछ कहती नहीं उसको। क्यों? क्योंकि गलगोटिया पर 125 करोड़ का जुर्माना लगा था शुरू में 2012-13 में, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड जब बने तो उन्होंने जाके पैसा दे दिया, उसके बाद वो फिट है। कोई ऐसा मंत्री नहीं, आप उनके उसमें किताब में देख लीजिए, कोई ऐसा मंत्री नहीं केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, इन गद्दारों का, जो वहां पर ना गया हो। तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए तो अवार्ड भी नरेंद्र मोदी का हाथों इनको मिला था। मेरा ये सवाल है, जब आप अंधभक्त कहते हैं और हम लोग भी अपने शोज में इसका नाम लेते हैं, आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं आप, अंधभक्त हैं तो लोग ही। उस सिटीजनरी का अंधभक्त होना विक्टिमाइजेशन भी तो है, तो वो विक्टिम भी तो है, वो उस विक्टिमहुड से बाहर आए, वो अंधभक्त ना बने, इसके लिए आपके जैसे लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज क्या प्रयास कर रही हैं? आप देखो, एक तो होता है भक्त जो आ सकते हैं बाहर, जो अंधभक्त हो उसको क्या करेंगे सर? अंधभक्त सावन के अंधे को तो सब कुछ हरा दिखता है। ऐसी परिस्थिति में अंधभक्त को आप बाहर कैसे लेकर के आएंगे? जिसके दिमाग में ही ठूस दिया गया हो बचपन से ही, जिसने पढ़ाई 7वीं 8वीं की हो, एंड्रॉयड फ़ोन आजकल किसी के पास हो जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रोज़ चीज़ आती हो, और आपके अंदर दिमाग में ही भर दिया गया हो धर्म की राजनीति, हिंदू खतरे में है। मतलब जिस समय गुलाम वंश था, जब गौरी मर के चला गया, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा और गुलाम वंश चलती रही। उसके बाद में आ गए हमारे आपके खिलजी के बाद आए तुगलक के बाद आए सईद के बाद आए लोदी के बाद आए मुगल के बाद आए अंग्रेज। कभी भी हिंदू खतरे में नहीं था, ये सब विदेशी ताकतें थी बाहर की। उसके बाद देश में इन 75 सालों में 60 साल राज रहा, 58 साल राज रहा गैर भाजपा सरकारों का, तब भी हिंदू खतरे में नहीं रहा। लेकिन जब से ये हिंदू सरकार आई, ये हिंदू खतरे में आ गया। क्यों? हिंदू सरकार, स्वघोषित हिंदू सरकार आप कहें? स्वघोषित सरकार तो हिंदू स्वघोषित, अपने आप को समझते हैं। मैं पूजा करता हूँ, मैं तो इनसे बोलता हूँ, चाहे बाबा आदित्यनाथ हो, चाहे इनके जितने बाबे जब टेलीविजन पे घूमते रहते हैं, आ जाए मेरे से बात कर लें। सनातन धम्म था जो भिक्षु मानते थे, जो आपके गेरुआ वस्त्र है वो बौद्ध भिक्षु पहना करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो महादेव को मानने वाले थे वो सफ़ेद पहनते थे, जो हनुमान को मानने वाले थे वो लाल पहनते थे, जो प्रकृति को मानते हैं, जो वैदिक भगवान है, जो मैंने आपके सूर्य चंद्रमा जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश का, वो हरा पहनते हैं, जो ज्ञान को मानते हैं वो पीला पहनते हैं, जो शुक्र को मानते हैं क्योंकि राक्षसों के थे तो उसका सलेटी रंग होता है, राख का रंग होता है, शनि महाराज वो सब जानते हैं, जो आपने पहना हुआ काला या नीला, और सतरंगे अनेकों रंग हैं रवि के, तो वो तो कोई भी रंग पहने जा सकते हैं। लेकिन यह एक ही चीज़ दिमाग में डाल देना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर देना, केवल भगवा के बारे में, मेरे धर्म में तो अनेकों रंग हैं। अब मेरी माता बहनें टीका लगाती हैं लाल और सिंदूर लगाती हैं लाल, तो क्या उसको भगवा कर दोगे? ये यूसीसी की बात करते हैं। पूरे देश भर के अंदर लोगों का अलग अलग रहन सहन है, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई धोती पहनता है। दक्षिण चले जाएंगे तो लोग धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, लुंगी के ऊपर कुर्ता पहनते हैं, सबके कोई पैंट पहनता है, कोई शर्ट पहनता है, सबको एक पैंट एक शर्ट पहनाओगे, सबको वेजिटेरियन बना दोगे, सब सुबह उठेंगे तो ढोकला खाएंगे, दोपहर को उठेंगे तो खिचड़ी खाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? भाषा एक हो जाएगी, संस्कार एक हो जाएंगे, संस्कृति एक हो जाएगी, इसके अलावा रहेगा क्या? तो यह इनका जो शुरू से एक दिमाग में रहा, इनको खुद नहीं मालूम कि हमारा धर्म है क्या। जब पर्शिया से लोग परसिक्यूट होकर के यहाँ 9वीं शताब्दी में आए, जिसको कि अब आज ईरान बोलते हैं आप, जब उनका परसिक्यूशन शुरू हुआ तो उनके वोकैबुलरी में स नहीं है, अ है। उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोल दिया, हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाएंगे तो हम हिंदुस्तान हो गए। अन्यथा आप जब पूजा करते हैं, पूजा पद्धति में क्या होता है? पूजा में होता है आर्यावर्ते, भारत खंडे, जम्बो द्वीपे। इन तीनों के अलावा कोई नाम है? इन तीनों के अलावा वेद में, पुराण में, उपनिषद में, महाभारत में, गीता में कहीं हिंदू या हिंदुस्तान आपको मिलता है? ये तो बड़ा नया नाम है जो आपने बताया, वही चीज़ है। मैं ये कहना तो यह इसको कहते हैं बरगलाना। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं बरगला रहा हूँ किसी को, मैं तो उसको विक्टिम बना रहा हूँ ना, बाय एनी मीन्स। मीडिया मेरे कंट्रोल में उसके कारण, या पावर मेरे पास है उसके कारण मैंने बरगला लिया। अब आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जो बरगलाए जा चुके लोग हैं उनको वापस लिया जाए, या फिर आप ये मानते हैं कि बस वो लोग तो गए, वो लोग वापस नहीं आ सकते हैं?
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, वो अभ्यास क्या है? रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। वो अभ्यास क्या कर रहे हैं? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ सर, मैं एक बार वो बताऊं। जब हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं राजनीति में, है ना, राहुल गांधी दिख जाते हैं कई बार कि जनेऊ का प्रदर्शन कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व का जब आरोप लगता है। ममता बनर्जी की बात होती है, दुर्गा से सिंबलाइज करते हैं। तो हथियार तो वही है जो हथियार धारदार तरीके से बीजेपी भी यूज कर रही है। तो कैसे साइंटिफिक जो टेम्परमेंट? मेरी व्यक्तिगत आस्था है वो तो मेरी व्यक्तिगत आस्था है, हम्म। लेकिन जब मैं व्यक्तिगत आस्था को इस्तेमाल करता हूं अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, वो उचित नहीं है। मेरी व्यक्तिगत आस्था है, मैं माँ काली को मानता हूँ, हो सकता है आप महादेव को मानते हो, कोई हनुमान को मानते हो, कोई माँ दुर्गा को मानते हो। सबके अलग अलग मानने का जी। अपना पद्धति है। कोई विष्णु के मानने वाले अलग हैं, वैष्णव हैं, शिवाइट अलग हैं, हन हैं, शुक हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबको की अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन जब सबको आप एक ही जगह पर एक ही तरीके से सिर्फ मान्यता कराने लगे तो उचित नहीं है। अगर ये असली मायने में हिंदू धर्म वाले हैं तो फिर जिस व्यक्ति को जो पूजा करने की पद्धति है उसमें रहने दें, केवल श्री राम में न फंसाएं। और वो भी सीताराम नहीं है, श्री राम में सिर्फ फंसाते हैं। तो राम को भी मानते हैं हम, कृष्ण को भी मानते हैं, महादेव तो है ही, 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको तो आप नहीं अलग कर सकते। आप माँ को काली को तो अलग नहीं कर सकते, दुर्गा माँ को, चंडी को, श्यामा रूपा को तो अलग नहीं कर सकते ना। तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत आस्था है ना। जाते एक ही रास्ते हैं, जहां हम एक ही जगह रहें, लेकिन किसी के ऊपर एक केवल थोपना, इसका मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति को इस तरीके से सिखा रहे हैं, इस तरीके से वो जड़मत होत सुजान करा रहे हैं कि वह आदमी वही सोचे, उसके अलावा जाए नहीं। जैसे आप देखना होगा पुराने ज़माने में बैल या घोड़े होते थे, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी होती थी, तो घोड़े और बैलों के आंखों के सामने ऐसे लगा होता था, उसको केवल वही दिखता था, दाएं बाएं नहीं दिखता था। आज वही बैल और घोड़े की परिस्थिति इन्होंने बनाई हुई है। तो समय आएगा जिस दिन तड़पना शुरू होगा उस दिन पता लग जाएगा अपने आप। मेरा सवाल ना इसलिए उभरता है क्योंकि कई बार बड़ा क्षोभ होता है जब हम देखते हैं कि हमारे देश के किसी शहर के लोग कभी ट्रंप की पूजा कर रहे होते हैं, फिर रशिया से हम तेल खरीदते हैं तो पुतिन की पूजा करने लगते हैं, अब वो नेतन्याहू की पूजा करते हुए तस्वीरें आ रही हैं। पाथर पूजे प्रभु मिले, मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। नेतन्याहू की पूजा हिंदुस्तान क्यों करने लगा? आपको क्या लगता है? ट्रंप की क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था आप बताइए। पुतिन की क्यों कर रहा था? मेरे इतने दिमाग में होता नरेंद्र मोदी थोड़ा ना होता यहां। आज यह परिस्थिति है, जब जहां जिसको देखा, जिसके बारे में जो यहां पर आया। अब जब पुतिन आए तो पूजा शुरू, पुतिन से बढ़िया कोई है ही नहीं है। जब ट्रंप शुरू में आया था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है। अब की बार ट्रंप सरकार हुई थी ना बात, तो जब उन्होंने ट्रंप सरकार की तो यहां पूजा चालू हो गया अंधभक्तों का। और आधे से ज्यादा ये तो भोगे पंडित हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बागेश्वर धाम वाले बाबा घूमते हैं जो कहता है मैं रावण से बात करता हूं और मैं हनुमान से बात करता हूं। उसको पूछ करके क्यों नहीं अंदर कराते अंधभक्ति के अंदर? ऐसे लोग फैला रहे हैं क्योंकि आप ऐसे लोगों को आपने आसाराम अभी निकले, वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिला काशी विश्वनाथ मंदिर। आसाराम के ऊपर तो रेप कन्विक्टेड आदमी है वो, अभी तो काशी विश्वनाथ में गया, उनको वीआईपी दर्शन हुआ है। ये हमारे देश की हालत है। ऐसे में क्या क्या हुआ है? देश को आप कहां लेकर के जा रहे हैं? देश इस समय संकट से गुजर रहा है। आप संकट में प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में होना चाहिए था, लोगों को आश्वासन देना चाहिए था। तो महिला सांसद उनके लिए खतरा है ना, वो कैसे आप आश्वासन नहीं दे रहे हैं। आप जगह जगह जाकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस उलझुल बोल रहा है उलझुल या नहीं बोल रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लोग लाइन में कतार में क्यों खड़े हैं? और अगर भ्रम फैल रहा है तो आप आके बोलिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि सब सुनते हैं उसको, अखबार में लिखता है, टेलीविजन पे जाता है, आप वहां बोलेंगे नहीं। आप एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में भी तो बहुत कुछ है। आज ट्रंप के बारे में लोग कह रहे हैं कि लड़ाई उसकी नहीं थी, लड़ाई थी नेतन्याहू की। लेकिन ट्रंप उसके पास आया जान के, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो एप्स्टीन फाइल में लिखा है वो बाहर आए। अभी आए ना 3-4 लोगों के नाम आए ना भारत से, कोई उठाने को तैयार है? नहीं उठाने को तैयार है। ये चीज है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। जब तक लोगों के दिमागों में ताक नहीं पहुंचेगी, समझ नहीं, जब तक नारद वो काम नहीं करेंगे। नारद को माना जाता है कि न्यूज के हैं। 4 स्तंभ कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। जब मीडिया उसको अपने पूरे जिम्मेवारी के साथ नहीं उठाएगा, तब तक लोगों तक पहुंचेगा कैसे? और इसलिए नहीं उठाता क्योंकि ईडी है, सीबीआई है, अलग अलग टूल हैं, सीईसी है, ये सारी चीजें हैं ना। जब मीडिया संस्थान जो हैं संपादकों के हाथों से निकल के
पूंजीपतियों के हाथों में गए तो सवाल वहीं से मरने शुरू हो गए। पूंजीपतियों ने हेरा फेरी की होगी ना, तभी तो ईडी से डरते हैं, सीबीआई और इनकम टैक्स से डरते हैं। अगर निडर होते तो आज सामने खड़ा होकर के बोलते ना। आज बहुत सारे पत्रकार हैं जो अलग अलग चैनल पे हैं, लेकिन उन्होंने कहा साहब हम रहेंगे न रहेंगे, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे अच्छे एक से एक जबरदस्त हैं जो करते हैं, संदीप चौधरी जैसे हैं जो बोलते हैं, रवीश कुमार जैसे हैं जो बोलते हैं, मैंने देखा विशाल शर्मा है बोलते हैं, लेकिन उनको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान चले जाओ। क्योंकि सच्चाई सुनने का हमारे देश में किसी मद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म की अफीम चटा दी गई है और बड़ी स्वादिष्ट लग रही है लोगों को। बहरहाल आपने कहा कि सच्चाई सुनने का मादा नहीं है। आपका भाषण बड़ा सुना गया सदन में। हाँ। सटारिकल भाषण था, आपका अपना ही था मतलब खुद, या फिर? आप देखिए, मैं तो अपने आप ही करता हूँ सटारिकल, क्योंकि भाषण जो भी बना करके देता है वो तो फिगर पॉइंट्स एंड फिगर देता है। ये जीडीपी हो गया, ये ऐसे हो गया, ये फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब कभी मैं जा करके पार्लियामेंट के अंदर 80% जनता तो हमारी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। वह तो बेचारी सोचती है बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, एसपी, पीडीपी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमके, डीएमके, एआईडीएमके, वैसे ही जीडीपी एक पार्टी है। उसको क्या समझ आता है? तो उसकी भाषा में उसको बताना पड़ता है कि देखो तुम्हारे साथ तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। 5 किलो अनाज तुम्हें दे रहे हैं हर महीने, लेकिन उसके साथ में ये नहीं बताते कि 300 रुपये लीटर तेल हो गया है। उसके साथ कोई ये नहीं बताता कि सब्जी भी पौष्टिकता के लिए चाहिए होती है। उसके साथ में कोई ये नहीं बता कि उसमें लहसुन अदरक भी डलता है। कोई ये नहीं बताता कि आपको अलग अलग चीज़, मछली खानी है, मांस खाना है, कभी ना कभी बच्चों को पौष्टिक देना चाहिए। कालाहंडी में बच्चे मरते हैं, कालाहंडी में बच्चे मरते हैं, पौष्टिक नहीं आहार उनको मिलता, मर जाते हैं। हमारे देश में मैलन्यूट्रिशन में मरते हैं। क्या है कोई आवाज़ उठाने वाला, बोलने वाला? कोई नहीं है। जब चुनाव से पहले 10,000 रुपए देके काम चल जाएगा तो फिर क्यों ना, इस बारे में क्यों बताएंगे? फिर क्या करिए? क्यों चल गया बिहार? और आज पैसे वापस मांग रहे हैं बीजेपी वाले बिहार के अंदर, तो वो कह रहे हैं हमारा वोट भी वापस दो। आज ये परिस्थिति है। बिहार के बारे में कहा जाता है बहुत ज़बरदस्त मेधा वाला राज्य रहा ये, और मैं कहूँ तो वैचारिक रूप से बड़ा सशक्त रहा और बड़ी सामाजिक क्रांतियां हुई बिहार में। आदि काल से उठा के आप देख लीजिए, 10,000 रुपए में वोट क्यों दे दिया? आप आदि काल से उठा के देख लीजिए, सीता मैया के राजा जनक का राज्य जो हुआ करता था, और त्रेता में देखेंगे तो अयोध्या, मिथिला, दंतकारण के जंगल, किष्किंधा, रामेश्वरम और लंका, ये बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला कुछ नहीं था। यही सारी चीज़ें थी तब हमारे देश के अंदर। और उस बिहार में क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य हुआ, मौर्य हुआ, चाणक्य वहाँ से पैदा हुए, वहाँ पे से कनाद पैदा हुए, वहाँ से महर्षि गौतम पैदा हुए, महर्षि कपिल पैदा हुए, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति वहीं से आए। आप समझ सकते हैं, वीर कुंवर सिंह की भूमि है वो। और उस बिहार पे ये आरोप लग रहा है कि 10,000 रुपए में उसने वोट का निर्धारण किया है। इस स्थिति में बिहार क्यों पहुंचा? इसलिए पहुंचा क्योंकि आपने उसको गरीबी से नीचे रखा, उसको दबा के रखा। प्रधानमंत्री ने कहा था जब आए थे कि अगर शरीर के 2 बाजू हैं, अगर दाहिना हिस्सा तगड़ा है मतलब वेस्ट, और ईस्ट अगर कमज़ोर है, बायां पूर्वी क्षेत्र है, तो ये उचित नहीं, मैं दोनों को बराबर करूंगा। क्यों नहीं किया बराबर? आपने लोगों को लालच दे दे कि जीता ना। आपको SIR लोकसभा के पहले क्यों नहीं कराई? आपने तो लोग कटवा दिए सारे। आज SIR आप बंगाल में कर रहे हैं। आपने बिहार क्यों छोड़ा? मैंने क्यों छोड़ा? देखिए, मैं जब लड़ना चाहता था दरभंगा से, तो मुझे वो सीट नहीं दी गई। कांग्रेस में था, उसमें मुझे नहीं दिया गया। फिर उसके बाद मैं राजनीति कैसे मुकाम पे पहुंच गया था जो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब दीदी ने मुझे तिनके को डूबते को एक तिनके का सहारा दिया था, मैं उनके साथ था, और मैंने उनसे कहा कि मैं जीवन भर तक आपके साथ रहूँगा। पूरी बातचीत में आपने पॉजेज नहीं लिए हैं, इस सवाल के जवाब में पॉजेज लिए हैं। किस दुख? इस सवाल के जवाब में कि बिहार क्यों छोड़ा, दुख है थोड़ा सा? दुख क्यों नहीं होगा? मेरी 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 जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, वो सदैव रहेगी। उसमें से तो उसमें वो तो कोई चीज़ कोई मुझसे ले नहीं सकता, और किसी और चीज़ में तो बोल सकता हूँ, लेकिन जब वहाँ की बात आती है तो भावनाएं तो आती ही है। आदमी इंसान भावुक तो होता ही है। आप भी अपने जन्मभूमि के लिए होंगे, जो लोग देख रहे हैं उनको भी अपनी जन्मभूमि के लिए होता है। लौटेंगे बिहार राजनीति जननी के लिहाज जन्मभूमि से? इच्छा स्वर्गादपि करी ऐसी, ये तो बीजेपी कहती है। कहने दे। बीजेपी का थोड़ा ना है ये, जी, इज नॉट बीजेपी। नहीं एग्जैक्टली। तो इसमें आप बीजेपी को क्या करते हैं? लौटेंगे आप राजनीतिक लिहाज से बिहार ये में? जो मनुस्मृति की बात करते हैं, उसमें औरतों के बारे में क्या कहा गया है? जरा देखा है आपने? कितनी गंदी बातें लिखी गई हैं।
ये इस तरीके के लोग हैं। जी आइए, लौटेंगे राजनीतिक लिहाज से बिहार में दोबारा? आगे किसने क्या देखा, मैं तो हर एक दिन पे जीता हूँ। आज का दिन ठीक से निकल जाए तो कल का सोचूंगा। नहीं नहीं, एक दिन का नहीं सोच रहे होंगे, चुनाव तक का तो सोच रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं सोचता। अरे आपको सच बंगाल में बात चुनाव है, आपकी देखिए पार्टी। साहब, मैं क्रिकेट जब खेलता हूँ ना तो मैं उसी बॉल के बारे में सोचता हूँ जिसको खेल रहा हूँ, क्योंकि एक बॉल ही आपको नष्ट कर देती है। जिस बॉल पे सिक्सर लगना चाहिए फुल टॉस पे, उस पर आप कैच आउट हो जाते हो। जिस पे आउट होना चाहिए उस पर सिक्स मार देते हो। पार्टी तो सोच रही होगी सर चुनाव के जीवन, बारे में। हाँ, पार्टी तो सोच रही होगी, अब वो घोषणा हो पार्टी गई जो है। सोचेगी वो जो कहेगी सो करेंगे। हम तो जाएंगे प्रचार करने। क्या लग रहा है? आराम से जीतेंगे, 250 से ज़्यादा सीटें होंगी इस बार। तो बीजेपी और बुरा हारेगी। कांग्रेस पहले बीजेपी ने कहा था अब की बार 200 पार, 100 नहीं टपा पाए। इस बार 50 नहीं टपा पाएंगे। अब की बार बोल नहीं रहे हैं कितनी सीटें लेके आएंगे। 400 पार की तो लोकसभा में भी कह दी थी, 240 पे अटक गए। 60 लोगों ने केस किया हुआ है कोर्ट में कि हमारे साथ हेरा फेरी की गई, डीएम लोगों ने बदमाशी की, लाइटें ऑफ कर दी गई और हमारे वोट इधर से उधर कर दिए गए। तो ऐसी क्या तैयारी है कि आप कह रहे हैं 250 पार? तैयारी की जरूरत ही नहीं, काम ऐसा किया है। जो नेत्री हमारी है 5 साल तक काम किया है, क्षेत्र में घूमती रही हैं जी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कम से कम नहीं तो 50 बार आ चुकी हैं वो इन 5 सालों में। अनेकों बार कोई ना कोई अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, उस कार्यक्रम में वो सदैव वहाँ पर उपस्थित रहती है। और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हजारों कर दी होंगे उन्होंने। लोगों के साथ जुड़ी रहती है। बिल्कुल जुड़ी रहती है। ये मोदी जी की तरह नहीं कि हवा हवाई वो नहीं है। लेकिन चुनावी सफलता मिलती है और बंगाल इन लोगों का सपना है। आपको बोला ना अफीम, तो वो अफीम बंगाल में क्यों नहीं चलेगा? वो इसलिए भाई आपने एसआईआर का जिक्र किया, बिहार में हुआ। इसलिए क्योंकि वहां पर लोगों को, जनता को जमीन पे काम दिखता है, यहाँ काम नहीं दिखता। क्यों इस बार इलेक्शन में मोदी जी ने बात करना शुरू किया कि मंगलसूत्र ले जाएंगे, मीट मछली भैंस निकाल के ले जाएंगे, आपकी संपत्ति मुसलमान ले जाएंगे। क्यों? एक प्रधानमंत्री को ये भाषा बोलनी चाहिए? ये अमित शाह अंदर पार्लियामेंट के अंदर 2-2 बार साला शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं और फिर कहते हैं कि राहुल गांधी बाहर बैठे हुए बिस्किट खा रहे हैं। नहीं, आपने कहा तो ना स्नैक्स खा रहे थे, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर स्नैक्स खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, खाना खा रहे हो, सड़क पर खा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ये स्थिति की है। पार्लियामेंट को तुमने नागवार कर दिया है। प्रधानमंत्री एक बार आता नहीं है। महिला सांसदों से खतरा होता है सर उन्हें। भाषा बात करते हैं, जो भाषा गृह मंत्री बात करते हैं, वो तो एक तड़ी पार की है। वो भाषा ऐसे टपोरी की भाषा है, सड़क छाप की भाषा है। साला साला 2 बार इस्तेमाल किया। और देखिए उनकी घृष्टता कि स्पीकर ने रोका नहीं और खुद कह रहे हैं अच्छा मेरे से जो गलत कुछ बोला गया है उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। अरे माफी मांगो कि तुमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है। जब ऐसे सोच की और ऐसे वचन के लोग रहेंगे तो आप क्या अपेक्षा करते हैं देश की? जहां लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनका विजन नहीं होगा, जो बादलों के अंदर कहते हैं रडार काम नहीं करता, जो गटर में से गैस निकालते हो, जो हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर दें और पानी सेपरेट करवा दें। आप जहां पर यह सोच हो, जो मगरमच्छ निकाल देते हो, जो 34 साल के में अंदर बच्चा हो और जाके मेट्रो देखता हो 34 साल की उम्र में कि मैं मेट्रो देखने जाता था। आप क्या कह सकते हैं? जो कहता है कि मैंने भिक्षा लेके खाया है और उन 35 सालों के अंदर सीएम बनने से पहले वो 40 बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका घूम आया हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद उसने कहा। 2-2 जगह पर उसने कहा साहब मैं तो पढ़ा लिखा हूं। आप इस भाषा को डिग्री कहां से आ गई? ये जो आप भाषा यूज कर रहे हैं, क्या आप इसको एंडोर्स भी करते हैं? किस चीज की भाषा? तुम कह के संबोधित करने वाली जो भाषा है। जब बात होती है तो तुम निकल जाता है। मैं सम्मान करता हूं, आप कहना चाहिए, बट संभवतः कई बार जब आदमी उत्साहित होता है तो तुम निकलता है। अच्छा सर, समय की बात हुई थी, मैं लगातार घड़ी देख रहा हूँ, लेकिन 2-3 सवाल मुझे लेने हैं। हाँ बोलिए। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, आप भी बिहार से आते हैं, बंगाल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बर्धमान दुर्गापुर को। उस इलाके की जब ट्रेन्स हम खोजते हैं, जाना होता है घर, तो एक तो होता है सीज़न के समय में सीट नहीं मिल रही है। अब किसी भी समय में ले लीजिए, हर समय सीज़न का ही समय रहता है, सीट वीट मिलती नहीं है। जनरल डिब्बे पहले होते थे, जनरल ट्रेन्स होती थी, जनरल डिब्बों की संख्या कम हो गई है, स्लीपर क्लास की संख्या कम हो गई है, थर्ड इकॉनमी और थर्ड एसी जो है उसकी संख्या बेशक बढ़ी है, लेकिन ट्रेन्स की जो फ्रिक्वेंसी है, उनकी जो संख्या है, वो लगातार कम होती दिख रही हैं। तो कोई सोची समझी सुनियोजित आपको साजिश लगती है आम लोगों को? बिल्कुल, अन्यथा क्यों नहीं किया अभी तक? क्यों नहीं सुधार हुई? इसके लिए कभी सवाल भी नहीं उठता? नहीं, बहुत बार सवाल उठाया गया, लेकिन सवाल का जवाब घूम जाते हैं मंत्री जी।
मैंने पिछली बार अभी इस सत्र में और उससे पहले उठाया था, दोनों में बात घुमा दी उन्होंने। मैंने उनसे पूछा था कि आपने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को 101 स्टेशन अपक्रमित करने थे, आपने केवल 3 किए, क्यों? वो कहीं और बोलने लग गए कि ज़मीन नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर ज़मीन नहीं दिया तो तुमने नरेंद्र मोदी से 14 तारीख को, ये जो 14 गई, आज 16 है, परसों तुमने 6 रेलवे लाइन कैसे तुमने उसका उद्घाटन करवा दिया? तुमको ज़मीन मिली होगी तभी तो किया होगा, नहीं तो कैसे कर दिया? उससे पहले मैंने कहा था कि फुट ओवर ब्रिज कीजिए, राज्य सरकार के पैसे से हम लोगों ने वहां पर बर्धमान में एक बड़ा सा वो किया, रोड ओवर ब्रिज बनाया। वहाँ पे आवश्यकता है क्योंकि स्टेशन से जो लोग उधर से आते हैं, वार्ड से और कॉलोनी से आते हैं, वो जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। इसमें बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, विकलांग हैं, ये सभी लोग आते जाते हैं। क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं दिखवाता हूँ। आज 3 महीने हो गए, एक ईंटा तक नहीं रखा। तो ये बोलने में उस्ताद हैं, इसको कवर भी ढंग से कोई मीडिया करता नहीं। आप पॉलिटिक्स तो सच्चाई दिखाता है, इसकी तो धन्यवाद करता हूँ आपको, लेकिन सच्चाई दिखाना शुरू करें तभी आईना देखेंगे ना। ये आईना कोई दिखाता है, तस्वीरों का ज़माना है, अब आईना नहीं देखते लोग। जो भी है, अब कम से कम आईना देखे तो पता लगे कि इनके काम कितने कुरूप हैं। अच्छा, आईपैक के दफ्तर पे रेड पड़ी थी, ममता बनर्जी खुद प्रैक्टिस करती हुई दिखी भी, खुद वकालत कर रही थी, कितना डेंट पड़ा है? कोई डेंट नहीं पड़ा। ये ले जाना चाह रहे थे, इनके पास कुछ है नहीं। कुछ मिला? कुछ नहीं मिलेगा। क्या केस कब का है? 2021 का। 2022 में वो क्लोज हो गया केस। उसके बाद ये क्यों आए? और उसमें लिखा हुआ है कि जब कभी आप किसी के यहाँ रेड मारोगे तो आप लोकल पुलिस को बताओगे। आपने लोकल पुलिस को बताया नहीं। लेकिन लोकल पुलिस को बताया जाए तो वो कोऑपरेट थोड़ी करते हैं सेंट्रल एजेंसी के चलो साथ। ठीक है, तो तो सुबह 6 बजे से बैठे थे, 12 बजे तक थे आप, जब मतलब जब ममता बनर्जी आई है, तुम कागज तो एक ही लेने आए थे ना, तो तुमने 150 फाइलें क्यों उठाई हुई थी? कागज तो तुमको एक ही चाहिए था ना, कोल का तुम्हारे पास केस था। तुम 6 घंटे तक तुम्हें कोल की फाइल नहीं मिली, जब थी नहीं तो मिलती कहां? और तुम लेने क्या आए थे? तुम लेने आए थे कि हमारे उम्मीदवार की लिस्ट क्या है, हमारे आगे का इलेक्शन का, हमारा चुनाव का प्लान क्या है, एसआईआर के अंदर किस किस प्रकार से कौन कहां पर हमारा कार्यकर्ता रहेगा या पदाधिकारी रहेगा, वो सारी चीजें थी उसके अंदर, पार्टी की सारी डिटेल थी, वो सारी चीजें लेने आए थे। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। तभी तुम कहते हैं ईडी तो भाजपा का ही एक मंच है, एक्सटेंशन। आरोप आप लोग ये लगाते हैं। अच्छा, कई पार्टियां लगाते हैं, फैक्ट है, लोग देख रहे हैं। अभी तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं तो चिदम्बरम के ऊपर केस कर दिया इन्होंने 1 महीने पहले। तो ये तो स्वाभाविक है, करेंगे जहां जहां पर है। आसाम में इनकी सरकार है इसलिए कुछ करते नहीं, उनका मंत्री कुछ ही बोलता रहता है, मियाँ 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 करता रहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। उनको तो खुली छूट मिली हुई है हेमंत बिस्वा जहां पर इनके लोग हैं। ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिसके लिए जब अमित शाह हमारे देश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाएगा। क्या हुआ? अजीत पवार नहीं रहे, उनके बारे में क्या बोला था प्रधानमंत्री ने कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, ये जेल जाएगा। 3 दिन के बाद वो डिप्टी सीएम बन गए थे, ओथ ले रहे थे इनके साथ में है। और किसके बने थे? फाइनेंस मिनिस्टर, जिस 70,000 करोड़ के घोटाले की बात हुई थी। तो बहुत सारे नेताओं के ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई वो दबाव के कारण या डर के कारण। आरोप क्या लगता है? फैक्ट है। तो वो डर कभी आपको लगा? किस बात का लगे? मैंने कोई चोरी की, मैंने कोई डकैती की, मैंने कोई मर्डर किया, मैंने कोई रेप किया, मैंने कोई 2 नंबर का काम किया है, मैंने कोई टैक्स नहीं दिया भरा? क्या मेरी ज़रूरतें है ही नहीं, ना मुझे चोरी करने की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ करने का है, मैं क्यों डरूं? किस बात के लिए डरूं? बंद करने के लिए तो पीएमएलए किसी चीज़ को भी लेकर बंद कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे आपके लोगों को बंद कर दिया था, सब छूट गए जी। नहीं केस चल पाया, तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें क्या है? चलिए, आपसे बात हो रही है सर, तो जो मैंने कहा था एक ज़रूरी चीज़ है जो मुझे पूछनी है। क्रिकेट से आपका प्यार और राजनीति से आपका प्यार ऊपर किसे रखते हैं? देखिए, मैं हृदय से खिलाड़ी हूँ और स्वेच्छा से राजनीति में आया हूँ। खिलाड़ी राजनेता? मैं ये कहता हूँ कि खेल में बहुत सारी राजनीति आ गई है। पहले नहीं थी क्या? यही जानना है। ऐसा नहीं था जो अब है। जिस प्रकार की राजनीति अब है वैसा पहले नहीं था। राजनीति थी तब, जोन की अलग अलग राजनीति थी। आजकल आईपीएल की राजनीति, टीमों की, फ्रेंचाइजी की राजनीति है। क्या खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भी राजनीति? मैं बात को कंप्लीट कर लूं जो आपने प्रश्न जी। पूछा। तो उस समय वो बात थी, तो उस समय राजनीति थी। तो मैं ये कहता हूँ कि खेलों में बहुत राजनीति है। मैं चाहता हूँ कि अगर राजनीति में खेल की भावना आ जाए तो देश का बहुत उद्धार हो जाए। लोग झूठ बोलना तो बंद करें। 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 24 करोड़ हो जानी चाहिए थी, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, काला धन विदेशों से आएगा, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का मार,
30-30 रुपये में हमें वो मिलेगी। ऐसी बुलेट ट्रेन बनने वाले थे, 1 लाख करोड़ की 2 लाख करोड़ हो गया। जो लक्ष्य 2022 के थे 2047 कर दिए। यह भी नहीं बताया कि चरणबद्ध तरीके से इन 25 सालों में किस प्रकार से करोगे, किसी को कुछ नहीं मालूम। आप जो इतना सवाल पूछते हैं कि इसका कारण ये भी हो सकता है 2014 से पहले गढ़े गए थे ये नारे, ऑब्वियसली कैंपेनिंग के दौरान, उस वक्त आप बीजेपी में थे। कम समय होता है क्या इन नारों को पूरा करने के लिए? इन नारों को आपने भी मन से बोला तो होगा ही। नहीं, मुझे मालूम था संभव नहीं है। जहाँ फेडरल आउटलुक है वहाँ ये संभव नहीं है। उन्होंने, क्योंकि इनका अनुभव, मोदी जी का अनुभव केवल गुजरात तक था, और गुजरात में ये जो चाहते थे वो करवा लेते थे, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री थे, एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जो चाहा वो करवा लिया, जिसको चाहा उसको बंद करवा दिया, जिसको चाहा बाहर निकलवा दिया, जो चाहा कर लिया, क्योंकि आप वहाँ पर थे। लेकिन जब आप भारत पे आते हो ना, और संविधान के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है, आपको पूरा देश देखना पड़ता है, जहाँ पर देश भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम और मध्य भारत, सभी अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनका समाधान है। उन सबों को देखना पड़ता है और उसके लिए दिमाग चाहिए। चौथी फेल काम नहीं आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने दिमाग नहीं किया? मैं तो यही समझता हूँ। यदि होता तो ये सब बातें उन्होंने चुनाव के पहले नहीं की होती, और अगर यह उनमें दिमाग होता तो ये बातें न करते, और यदि दिमाग है तो उन सभी वादों को पूरा किया होता और सामने खड़े होते। नोटबंदी कर दी थी, 4 घंटे में देश को बंद कर दिया था। क्या हाल हुआ था? लोग मरे थे, हजारों लोगों मरे थे। कोविड के अंदर क्या हुई थी परिस्थिति? लेकिन जब आप ये आरोप लगाते हैं कि उनमें दिमाग नहीं है, तो आरोप आपके ऊपर भी स्वतः लग जाता है, क्योंकि बीजेपी के सदस्य थे आप उस वक्त, जब उनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। कैसे चुन लिया गया? सबने चमचागिरी की, किसी ने सोचा नहीं, स्वार्थ में बने रहे सब। बड़े नेता थे, सुषमा स्वराज आज थे, भी मुझे राजनाथ सिंह बताइए, थे। कहाँ हो? तो कुछ बोलते ही नहीं थे वो लोग। क्यों नहीं बोलते थे? मैं कारण जानना चाहता हूँ। आप तो इनसाइड द सिस्टम थे ना उस वक्त, बीजेपी में थे। क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण एक आरएसएस भी है। आज पार्लियामेंट के अंदर जब मोदी जी आते हैं तो मोदी 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 करते हैं, कभी कोई गटर गैस के बारे में क्यों नहीं बात करता? बंद जुबान से तो सब 80% एमपी लोग कहते हैं, अरे कीर्ति भाई क्या बोला आपने, मजा आ गया सुन के। तो सारे मुझे जानने वाले हैं, इनमें से 90% लोग जानते हैं। मैं 1999 से हूँ। मेरे ख्याल से टॉप जो 50 लोग होंगे उनमें सीनियर मोस्ट में रहा होगा। मैं 34 साल की उम्र में एमपी बन गया था। उसके पहले मैं एमएलए था दिल्ली में। तो मैं देखते सारे कहते हैं बड़ा अच्छा काम। मैंने कहा भाई अभी तो रडार का भी है। तो हंसते हैं लोग, ठहाके मार मार के हंसते हैं। तो बीजेपी के लोग, हाँ, तो मैंने कहा चलो एनडीए वाले वो भी, मैंने कहा चलो अंदर भी तो ताली बजाओ। कहता अरे मरवा देंगे क्या, मरवा देंगे क्या। सेंस ऑफ फियर है। आप तो बड़ा क्या बोलते हैं आप। मैंने कहा यार क्या क्या बोलते हैं, जो सच है मैंने थोड़ा ना बोला था, मोदी जी ने बोला था, वही दोहरा रहा हूँ कि गटर गैस लाओ। जिस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा बात करनी थी उस मुद्दे पे चर्चा हुई नहीं है, इसलिए आखिरी सवाल मैं उस मुद्दे से आपसे ले लेता हूँ। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया, जो लीडर ऑपोजिशन है, कि आई कैन सी तूफान आने वाला है और एवरी फ्यूल इज़ इन प्रॉब्लम। सरकार लगातार ये कह रही है कि कोई समस्या है नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स पे हम लोगों ने ये रिपोर्ट भी किया है और आसपास गांव घर में जो बातचीत की है, एलपीजी की भयंकर शॉर्टेज है। तो आपको लगता है ज़्यादा गहराने वाला तो है? राहुल गांधी कौन इसमें बहुत बड़े ज्ञाता हो गए इस बारे में? इसके बारे में तो कोई एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है। या उनके बोलने से थोड़ा ना हम लोगों को पता लग रहा है कि संकट है। हम तो शुरू से जानते हैं कि संकट है। और कितना गहरा सकता है ये बहुत गहरा है संकट। आप देखिए तो सही। ये आपको क्या लगता है युद्ध रुक जाएगा? अमेरिका के नाक में दम कर दिया और इजराइल के नाक में दम कर दिया ईरान ने। उसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, उससे जो हालत होने वाली है वो आप देखिएगा। सर हम लोग मतलब जो इतिहास रहा है, अतीत रहा है, ईरान के साथ मालूम है ये इन्होंने कहा जी मोदी जी ने ले आए और या विदेश मंत्री से बात हो गई, विदेश सचिव की बात हो गई, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा, इनका नाम तक नहीं लिया। जब जिस समय आपके ईरान के बोल रहे थे मंत्री, उन्होंने ये कहा था प्रतिनिधि जिन लोग, हाँ जो प्रतिनिधि थे ईरान के, उन्होंने कहा जिन लोगों ने ईरान के साथ सद्भावना रखी है, एम्पैथी रखी है, सद्भावना रखी है, और जिन लोगों ने ईरान के लिए जिनके मन में प्रेम है, उनको लेकर के हम यहाँ पर गैस और वो भेज, क्योंकि उनके घरों में भी दिक्कत हो रही है। ये नहीं कहा कि मोदी के कारण से भेज रहे हैं, उसने बात की या उनके सरकार ने बात की, उन्होंने ये नहीं कही बात। अतीत अगर हम देखें तो ईरान के साथ बड़े मित्रवत हमारे संबंध रहे हैं। आज से नहीं, 10,000 साल पुराने। बेशक सिविलाइजेशनल रिलेशन है। ईरान से हमको सस्ता तेल मिलता था, ट्रांजिट कॉस्ट भी कम होता था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हमको ब्यूटेन प्रोपेन चाहिए, वो ईरान के तेल में था। साहब मैं आपको बता देता हूँ, 60 रुपये प्रति टन वो तो हमको रिबेट भी देता था जी। उसके बाद वह और दुनिया में बाकी लोगों से 12% कम पे देता था। वो हमको उधार देता था, वो हमको रुपए में देता था, और उसने 50,000 करोड़ रुपए हमारे यहाँ यूको बैंक में जमा करा के रखे थे, नहीं तो यूको बैंक खत्म हो जाता। उसने अपना पैसा यहाँ पे रखा हुआ था। ये थी उसके साथ हमारी दोस्ती।
उससे जब कहा, जितना कहा, जो कहा उसने दिया, और 1 मिनट में गली में तोड़ा, गली में माशा। तो हम लोग अपने अतीत के उस रिश्ते से अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं तोड़ दिया घर यार का। क्यों? मतलब ये हमारी बस स्टैंडिंग बदली है, दबाव केवल कोई है कुछ या? नहीं, फासिस्ट है। इजराइल फासिस्ट कंट्री है। अमेरिका भी एक तरीके से फासिस्ट है ट्रंप के अंडर में। भाई इनके एक आदमी थे मुंजे, जब इन्होंने BS मुंजे आरएसएस बनी थी 1925 में, वो मुसोलिनी से मिलने गए थे। जी। मुसोलिनी ने उनको बताया कि किस प्रकार से संगठन, फासिस्ट संगठन खड़ा किया जाता है, जिसको आरएसएस को इन्होंने खड़ा किया। संविधान लिखा नहीं, उन्होंने बताया कि चड्डी पहनो, तो ये खाकी चड्डी पहनते थे, सफेद शर्ट पहनते थे, और बहुतों के पास नहीं थी तो जो अंग्रेज की फटी फूटी होती थी चड्डी, वो चड्डी लेके सिलवा के पहनते थे ये लोग। काली टोपी सिर में थी। इनके इतिहास तो दुनिया जानती है, कम से कम इसको एक्सपोज करें ना, पता तो लगे कि इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं था। मुस्लिम लीग के साथ ये घूमते थे। तो इजराइल के साथ हम खड़े हुए लगभग, दिख ही रहा मैं है ये नहीं वो। कहता हूं किसी के साथ खड़े रहे या नहीं खड़े रहे, लेकिन जो लोग आपके साथ रहे उसके साथ एहसान फरामोश मत बनो। कम से कम युद्ध के खिलाफ तो आप हो सकते थे। सुप्रीम लीडर की जब बिल्कुल कर सकते। असैसिनेशन हुई खामनेई की, तब आप कम से कम निंदा कर सकते थे, श्रद्धांजलि आपने नहीं दिया। नहीं दिया। तो ये वैचारिक तौर पे भारत ने अब अपना पक्ष चुन लिया है, या केवल मोदी के ऊपर जो दबाव है उसके कारण ये फैसला लिया मोदी गया को है? मुझे लगता है मोदी पर दबाव उसके कारण से अलग हट करके एप्स्टीन फाइल का है, और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि वो ये बोले कि मैंने रुकवा दिया, फिर वो ये कहे आपको कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, नहीं तो मैं बढ़ा दूंगा, और आपके मुंह से चू तक नहीं निकलती, आप बोलते तक नहीं कि तुम कौन होते हो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हूँ और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम मुझे बताओ मैं किससे तेल लूँ या ना लूँ। ये वही रशिया है जो आपके सामने 1971 में अपनी 7th फ्लीट जो अमेरिका लेके आई थी उसको खड़ा होकर खदेड़ के भगा दिया था। ये सदैव हमारे साथ रहा, मिलिट्री में इसने हमको सदैव हाथ मदद की है। इसके सुकोई, इसके मिग हवाई जहाज हमारे यहाँ आते रहे। S-400 जो एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के जो सबसे बढ़िया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसने हमें दिया, जी। और आपने उसके साथ तुरंत दोस्ती खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि आपके बीजेपी के नेताओं के बच्चे और ये जो अधिकारी यहाँ पर IAS IPS घूमते हैं, इनके बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पढ़ते हैं और बिजनेस करते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप ली हुई है। जरा पूछिए तो सही डोभाल से, इसका बच्चा कहाँ का सिटीजन है? ये सारी चीज़ें तो है ना, इसका जवाब कौन देगा? ठीक बात है, जवाब बहुत सारे लेने हैं। आपके घर में LPG सिलेंडर कितने बचे हुए हैं सर? मेरे पास अब सिलेंडर नहीं, अब देखिए मेरे पास तो पाइप टिन गैस है। अच्छा, पाइपलाइन है। पाइपलाइन। घर परिवार में तो पाइपलाइन नहीं होगा। अब मैं अकेला हूँ और कोई तो है नहीं, अच्छा। तो उतनी मेरी ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर तो आप बचे हुए हैं, अभी सेफ हैं। PNG पे भी दिक्कत आने वाली है क्या? ये कोई भी चीज़ जो ऊर्जा से जुड़ी हुई है सभी में दिक्कत आने वाली है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल में देखिए प्रॉब्लम है। वहाँ से 28 के 28 हमारे जहाज़, भारत के जहाज़ वहीं फंसे हुए हैं हॉर्मुज़ में, हॉर्मुज़ की खाड़ी, ईरान की खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। तो यह तो बहुत समस्या होने वाली। ये है कि रशिया हमारा दोस्त है, उसने हमें छोड़ा नहीं, लेकिन 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल पहले जिस रेट में मिल रहा था उससे तो बढ़ाया है। बढ़ा दिया। और ईरान से हमें इतना फ़ायदा था, उधारी होती थी, रुपए में था, 60,000 रुपये प्रति टन हमें डिस्काउंट भी देता था, अब उधारी देता था, ये सारी चीज़ें करता था वो। यूको बैंक उसने बचाया, अपना पैसा धन यहीं पे रखा, इंडियन रुपी यहीं रखा उसने। आज देख लीजिए क्या है। लेकिन एक एप्स्टीन के कारण आपको लगता है कि एक एप्स्टीन ने तो सब कुछ बदल डाला। क्या है, आके प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्यों चुप क्यों है? मुंह में दही क्यों जमी हुई है? और फिर कहते हैं कुछ कहें तो खफा, चुप रहे तो खफा, चुप रहे तो मीडिया कहती है आप क्यों नहीं बोल रहे हो, जब बोले कुछ तो कहते हैं कि साहब पाकिस्तान चले जाओ। क्यों? ठीक सर, कब तक चुप रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब चुप तो कोई नहीं है, आप दिखाने वाले बनिए। यानी आपके बारे में नहीं बात कर रहा, मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। आप तो दिखाते हैं, आपके तो जो पॉलिटिक्स कार्टून आते हैं तो मैं चढ़ाता हूँ। हाँ, वो मैं आपका ट्विटर लगातार देख रहा होता हाँ, हूँ। तो मैं चढ़ाता हूँ। ठीक बात है। रेड वेट का अभी लेटेस्ट तो मैंने डाला है वो वाला कि ये है बाहर बैठे हैं खाना बना रहे हैं, ये ऐसा है, आसाम में कुछ बोल गया, कहीं बोल गया है, और फिर पार्लियामेंट का लिखा हुआ, उसमें लिखा है साला।
बहुत अच्छा था। तो मर्यादाएं क्या होती हैं वो केवल बोलने बोलने की मर्यादाएं जो हैं सदन के अंदर रह गई जब हैं। ऐसा नेता होगा तो उसके चेले क्या सीखेंगे? क्या कहा जा सकता है? कोई क्या स्टैंडर्ड होता था डिबेट का? जब अटल बिहारी वाजपेयी लोग बोलते थे, मेरे पिताजी जब बोला करते थे, या जब वो बताते हैं क्या स्टैंडर्ड हुआ करता था डिबेट का। आप देखिए पिछले 25 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गिराया हमारे समय जब मैं था बीजेपी में 2009 से, तब से गिरना शुरू हुआ। लेकिन क्या बोलती थी सुषमा जी? संयम से जो कहना होता था सब कह देती थी, लेकिन कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी का आपने नाम अरे लिया, क्या बात एक, था। एक, एक सवाल है मेरा। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ना ऑपोजिशन के लिए भी बहुत ज़्यादा आलोचना करते नहीं हैं, लेकिन आप नेल्ली मनमोहन सिंह के बारे में भी कभी कोई नहीं बोलता। आप केवल ये नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री जितने हुए शुरू से लेकर अब तक, किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता केवल नरेंद्र मोदी को छोड़कर। भाषा की आप बात कर रहे हैं। भाषा की बात है, सोच की बात है। आप जब कम्युनलाइजेशन की बात करते हैं कि कम्युनलाइजेशन को बीजेपी ने या मोदी ने टूल बनाया है, तो नेल्ली नरसंहार हो या फिर बाबरी विध्वंस हो, उससे पहले के अटल बिहारी वाजपेयी के जो भाषण है वो भी तो कम्युनल से भरे हुए हैं सर। गुजरात के सीएम और गोधरा कांड जब हुआ, जब नरेंद्र मोदी थे। देखिए, एक पद पर जब इंसान आ जाता है, पद पर किस प्रकार का व्यवहार करता है वो उसके पाप धो देते हैं। निशानियां नहीं जाती हैं, जो चोट के निशान होते हैं वो नहीं जाते। प्लास्टिक सर्जरी की बात नहीं कर रहा, चोट के निशान नहीं जाते, लेकिन पाप तो धुलते हैं। मैंने भी पाप अपने धोने के प्रयास किए, भाजपा से यहाँ आया हूँ। यहाँ से भी कहीं जाने का इरादा? अभी तो नहीं, अब तो सीधा ऊपर ही जाएंगे। अच्छा, नहीं, उसमें बहुत सारा समय लगे और आप स्वस्थ रहें। अब तो आपने पूछा कहीं और जाएंगे, तो यहाँ और यहाँ के बाद वहाँ। मतलब किसी और पार्टी में रुख नहीं किया जाएगा? खाने वाने के लिए जरूर बाहर जाएंगे। चलिए, आप मिथिला से हैं, गिरिराज सिंह जी का झटका मटन ट्राई कर लिया आपने? कौन है गिरिराज? आपके कलीग हैं। मेरा कलीग? वो आदमी जिसको बात करने की तमीज नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? उसको मालूम ही नहीं जिस मंत्रालय में, वो क्या मंत्रालय, उससे पूछ लो टेक्सटाइल की स्पेलिंग क्या है वो नहीं बता पाएगा। सेक्रेटरी की स्पेलिंग पूछ लो नहीं बता पाएगा। बड़बोला आदमी है, इसी यही करता है और क्या करता है, उसके अलावा कुछ करता नहीं। गंभीरता है उस इंसान में। एक इंसान जो गंभीर होता है, सुशील होता है, वो तमीज़दार होता है, तो बदतमीजी से काम करता है। अभी पप्पू यादव बोल रहा था मेरे घर आके भूजा खाते थे और खूब मीट खाता है वो मेरे घर में। तो यहाँ चंगेजी का मीट, एक मुसलमान है, प्रेस क्लब के साथ में ही वहाँ मीट बनाता था, पता नहीं बनाता है कि नहीं, उसको बहुत पसंद था और खाता था। साथ में खाया हुआ है? अरे वो तो यहाँ पर आता था हमारे घर में, बताया तो है हमने। पैर पे पड़ा रहता था हमको, MLC बाबा, हमने क्या MLC बनाई द, हमने क्या MLC बनाई द। और एक बेचारा हमारा लाल बाबू प्रसाद था, बहुत अच्छा आदमी, जिसके कारण से वो हमारे पास आया और लाल बाबू को उसने पीठ में खंजर भोग दिया और खुद बन गया। ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? जो अपने दोस्तों के साथ दगा कर जाए वो इंसान थोड़ा ना होता है। फिर वही गाना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। आपके साथ सबसे बड़ा दगा किसने किया हुआ है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसने दगा किया और ना किया, लेकिन ये गाना आप 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। हाँ तो ठीक है ना, कोई गाना बड़ा अच्छा है, सटीक बैठता है ना। और मैं 2-3 दोहे भी तो सुनाए आपको जी। ये तो बढ़िया है, लेकिन दगा और भी सुना सकता हूँ। नहीं इरशाद, अभी तो नहीं, जरूरत को समय नहीं। चलिए, इसीलिए 50 मिनट हो चुका है। हाँ, इसीलिए मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगा सर बैठे हैं तो सवाल पूछ लेते हैं। 50 मिनट हो गए, मैं आपका प्रोग्राम खराब नहीं करना चाहता। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मेरा प्रोग्राम पार्लियामेंट का मत खराब कीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात सच्चीत हम लोगों ने की और थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी समेटूं, लेकिन सर बैठे रहे तो ऊर्जा मिलती रही और बातचीत करते रहे। बहरहाल चर्चा कैसी लगी वो ज़रूर बताइए। सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर लिख दीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और एक गुजारिश आप लोगों से कि सवाल करना शुरू कीजिए। सर बार बार कह रहे थे अंधभक्त, तो अंधभक्त आप अगर हैं तो भैया विक्टिम है, उस विक्टिमहुड से बाहर तो आना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना खुद पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, बस सवाल पूछना है। सवाल पूछते रहिए, पॉलिटिक्स देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया बहुत बहुत सर धन्यवाद समय देने के लिए। पॉलिटिक्स सदैव मैं प्रभावित रहा हूँ पॉलिटिक्स से, और पॉलिटिक्स देखता हूँ, और जब भी कोई कार्टून मिलता है बढ़िया तो मैं उसको अपने ट्विटर पे भी लगाता हूँ। तो पॉलिटिक्स के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए। अगर भक्ति करते हैं तो छोड़ दीजिए, और अंधभक्त हैं तो बाप रे, देश के लिए बहुत गड़बड़ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।